हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पिनेकल्स में। एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक नए टॉपिक को। पिछली वीडियोस और लेक्चर्स जो आपने अब तक देखे होंगे उसमें हमने गॉस थ्योरम को, गॉसियन सरफेस के इम्पोर्टेंस को, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने वो वीडियोस देखी होगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो देखें, उसको समझें, तभी आपको ये आगे की टॉपिक जो है वो समझ में आएंगे। ओके, सो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। जो हमने गॉस थ्योरम डिस्कस किया था, अब हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, तो बेसिकली अगर हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चलें, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलें और अभी थ्योरेटिकल पोर्शन की सिर्फ बात करें, डेरिवेशंस की बात करें, तो बेसिकली गॉस थ्योरम्स के 3 एप्लीकेशंस हमारे पास हैं। 3 एप्लीकेशन है। एक है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए, ठीक है। दूसरा है इनफाइनाइट प्लेन शीट जो यूनिफॉर्मली चार्ज होगी और इनफाइनाइट लेंथ की होगी। ओके, एंड थर्ड वन इज फॉर द स्फेरिकल सेल जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज होगी। ये 3 मेन टॉपिक्स हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। चलिए, तो आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 डेरिवेशन, 3 टॉपिक्स आते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, इससे पहले भी मैं आप लोगों को ये सेम चीज़ को करा चुका हूँ। आपने वो वीडियो या लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 30th क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला निकल कर के आया था E = लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। ओके, याद आ रहा होगा और देखते देखते याद आ जाएगा। उसमें आपने देखा था कि जब हम उसको कुलाम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से अगर हम उसको कर रहे थे तो वो बहुत लेंदी हो रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा था। लेकिन जब हम ऐसे ही प्रॉब्लम में गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं, है ना, उसके सारे टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, तो चीज़ें कुछ हमारे लिए आसान हो जाती हैं। देखिए, पहला एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना, आराम आराम से देखेंगे मेरे साथ। कंसीडर ए थिन वायर, ठीक है ना, विच इज नंबर फर्स्ट, है ना, स्ट्रेट है। दूसरी चीज इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और तीसरी चीज थर्ड थिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है एंड चार्ज डेंसिटी भी गिवन है, चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, ये हमको गिवन है। यानी कि देखिए क्या बोला हुआ है, देखिए यही सेम क्वेश्चन हम लोग, है ना, मैंने आपको वीडियो में लेक्चर में कराया था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 30th क्वेश्चन, वो भी यही था, लेकिन वो हमने किया था कुलाम्स लॉ सुपरपोजिशन। उसमें भी हमारे पास एक वायर था, इनफाइनाइट, यही सारी कंडीशंस थी, यही सब कुछ हमारे पास था, एवरीथिंग इज देयर, है ना, यही सब कुछ था। बस इसी चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ द कुलाम्स लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। किसकी हेल्प से करेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, एक वायर है जो स्ट्रेट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब कितना, बहुत 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 लंबा है ना, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चार्ज उस पर लेंथ, पूरी लेंथ पे चार्ज एक जैसे ऐसा नहीं, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, और चार्ज डेंसिटी जो हमको दे रखी है लैम्डा दे रखी है, यानी कि चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ। ओके, बात समझ में आ रही है। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखिएगा ध्यान से जरा, यहां हमारे पास ये इस तरह से, ये r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर इस तरीके से
ये r डिस्टेंस पर, वायर से r डिस्टेंस पर ये कोई एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। दैट इज क्या करना है हमको, V विश टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दी वायर, ठीक है। इस पॉइंट P पर जिसका की डिस्टेंस वायर से कितना है, r है, हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। हम निकाल चुके हैं, फॉर्मूला आया था, याद होगा तो ये आया था, E की वैल्यू आई थी λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, वहां पे डिस्टेंस y था, यहाँ पे r है, तो ये क्या है r, यही हम निकाल चुके हैं कूलम्ब्स लॉ से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन इसी को अब करेंगे गॉस थ्योरम से, बाय द क्लेवर चॉइस ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है कि नहीं। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बात करेंगे हम कि हम गॉस थ्योरम में किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की। हम कहेंगे तो ये कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले, लेकिन बड़ी चालाकी से, बड़ी आसानी से हम किसको कैलकुलेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर देंगे, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था कूलम्ब्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो एक इनफाइनाइट वायर है, चार्ज्ड है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कैसे निकाल पाएंगे, इसके लिए है ना, यहाँ क्या करना है वो हमने नोट कर लिया। तो क्या करेंगे देखिए क्या किया, कंसीडर अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे। किस तरीके से, यहां देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए यहां पर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, कैसे, थोड़ा सा मैं आपको सिलेंडर के बारे में बता देता हूं। देखिए सिलेंडर इस तरीके से होता है, ठीक है। सिलेंडर इस तरीके से होता है कि उसका एक ये सर्कुलर टॉप हो गया, सर्कुलर बॉटम हो गया, और इस तरीके से उसका क्या हो गया, ये कर्ड सरफेस हो गया, ओके। यहाँ इसका सेंटर होगा, सेंटर को जॉइन, दोनों सेंटरों को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ द सिलेंडर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ भी हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिमेट्रिकल रखने के लिए चीजों को, है ना, हम क्या कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही इमेजिन कर रहे हैं इस तरीके से कि जैसे सिलेंडर का एक्सेस होता है, तो अब सिलेंडर के एक्सेस पर कौन आना चाहिए, वायर आना चाहिए। सिलेंडर के एक्सेस पे कौन आना चाहिए, वायर की पोजीशन क्या होगी, सिलेंडर का एक्सेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और जहां समझ में नहीं आएगा पूछते जाएंगे, उसका मतलब कमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया, और अब मेरा जो पॉइंट जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो सरफेस पर आ रहा है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो मेरा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, अब देखिए क्या कंडीशन आई, अब हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, सिलिंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस जो कि गॉसियन सरफेस है, और हमारा जो चार्ज है उसकी कुछ लेंथ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, L, कुछ लेंथ उसके अंदर उसमें इनक्लोज हो चुकी है, उसमें बंद हो चुकी है कुछ लेंथ वायर की, ओके, है ना। अब देखिए यहाँ पर टोटल 3 सरफेसेस वायर के गॉसियन सरफेस के हमारे पास हो गए, S1 ये वाला सरफेस, ठीक है, S2 कर्ड सरफेस, और S3 कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला बॉटम यानी कि सर्कुलर, ठीक है ना। तो 3 सरफेस हमारे पास हो गए, S1, S2 एंड S3। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, तीनों सरफेस पर छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हैं, ओके। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, दैट इज व्हाट द DS1 ले सकते हैं। एलिमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जब कर्ड सरफेसेस होते हैं, पूरा एक सरफेस अब आपके पास है और वो अगर कर्ड है तो हम उस पर छोटे छोटे एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो इस सरफेस पे, सर्कुलर सरफेस पे, पहले वाले सरफेस पे एक एलिमेंट ले लिया,
दूसरे वाले पर हमने थर्ड सरफेस पर एलिमेंट ले लिया, दैट इज व्हाट द DS2, और ये थर्ड सरफेस हो गया सर्कुलर सरफेस, इस पे भी एक एलिमेंट ले लिया, दैट इज व्हाट द DS3। और हर एक एरिया एलिमेंट पर एरिया का छोटा पार्ट लिया आपने, तो इस पे हमने क्या कर लिया, एन कैप ड्रॉ कर लिया, दैट इज व्हाट द एन कैप, N1 कैप, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज व्हाट द N2 कैप, और ये यहाँ पर क्या हो गया, N3 कैप। आपको पता है ना कि हम जब एरिया की डायरेक्शन दिखाते हैं तो उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो हमेशा क्या कहाँ होता है, आउटवर्ड होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इन तीनों एरिया एलिमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ करेंगे। तो देखो समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास इस तरह से लीनियर पॉजिटिव चार्ज है ना, लाइन पर लेंथ पर चार्ज है, तो कैसा होगा, इस तरीके से, लाइक दैट, है ना, इस तरीके से मैंने ड्रॉ करना सिखाया हुआ है आपको, ऐसे करके। मतलब मान लीजिए कि ये मार्कर ठीक है ना, ये मार्कर जो है ये एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। मतलब इस तरह से किसमें होंगी, इस तरह से सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो है लाइनें क्या कर गई होंगी, निकल रही होंगी। तभी सिमेट्री के लिए हमने कैसा सरफेस लिया है, सिलिंड्रिकल सरफेस ही लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ऐसे होंगी चारों तरफ, इस तरीके से होंगी इसके, लेकिन ना तो ऐसे होंगी और ना फिर ऐसे होंगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मान लीजिए डिस्टेंस है r, ठीक है। अब r डिस्टेंस पे इस वायर से, अब पूरे वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो भी सेम है, और ये r अगर आप यहाँ पर है तो भी r यही है, इधर है तो भी r यही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो यहाँ होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ होगी। क्यों? क्योंकि ना तो r चेंज हो रहा है और ना इस पॉइंट के लिए लैम्डा की यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की E की वैल्यू यहाँ भी वही होगी, इधर भी वही होगी और इधर भी क्या होगी, वही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस कोड जो है यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, डायरेक्शन दिखा दी। अब आप क्या बात करेंगे, है ना, शायद कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आपने अपने लीनियर चार्ज को एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में एनक्लोज कर दिया, उसके पास 3 सरफेस हैं, तीनों सरफेस पे आपने अलग अलग एलिमेंट लिए और आपने तीनों एलिमेंट के लिए वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड और n कैप यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब हम निकालेंगे नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस हमने ले रखा है सिलिंड्रिकल सरफेस, इससे नेट फ्लक्स क्या पास होगा, तो दैट इज व्हाट द फाई E क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, यही होता है जो सरफेस कर्व होगा। तो यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि ये जो क्लोज सरफेस है इसके पास टोटल 3 सरफेस है, तो आप इस इंटीग्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं S1 E डॉट ds1, फिर लिख सकते हैं आप S2 दैट इज व्हाट E डॉट ds2, और फिर लिख सकते हैं आप S3 यानी कि E डॉट ds3, अलग अलग, ठीक है। तीनों को इसको, अब आपको मालूम है ना, ये एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया आपके पास दिस इज व्हाट आप कह सकते हो, ये हो गया आपके पास phi1, ये हो गया phi2 और ये हो गया phi3, phi1 phi2 और phi3। मतलब आपने तीनों का फ्लक्स निकालना, उसको ऐड कर देना। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम अलग अलग सरफेस का निकाल करके उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds, तो ये जो क्लोज सरफेस है इसके पास 3 सरफेस है, तो तीनों सरफेस का आपने अलग अलग लिख लिया, ठीक है ना, प्लस करके फाई E, है ना। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है, हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा, तो यहाँ पर दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा S1 E ds1 cos 90 डिग्री, और प्लस इसी तरह से S2, देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपके पास E ds cos 0 डिग्री, और ये S3 ये आएगा E ds cos 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 0, तो ये दोनों सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। वैसे भी आप समझिए ना कि अगर आप ऐसे करके कोई सरफेस ले रहे हैं, ये आपके पास मैंने अभी बताया था, ये आपके पास लीनियर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है, ऐसे और ऐसे। अगर यहाँ पर कोई सरफेस इस तरीके से लिया जाता है,
ठीक है। या मान लीजिए एस सरफेस ले लिया आपने इस तरीके से, तो आपको मालूम है इसमें आप देखिए समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं जा रही है, ऐसे नीचे को जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं जा रही, इधर से और इधर से निकल जाएंगे, इस S1 और S3 को क्रॉस ही नहीं करेंगे। किसको क्रॉस करेंगे? कर्ड सरफेस एरिया को ही क्रॉस करेंगे। तो इसी से जो कुछ फ्लक्स होगा वो किससे पास होगा? इसी से पास होगा। S1 और S3 से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, इसीलिए न्यूमेरिकली भी इनकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। ये cos 0 कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा आपके पास S2 E ds2 और ये फिर से क्या हो जाएगा? 0। सो फाई E, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया पूरे कर्ड सरफेस के लिए S2 के लिए R और लैम्डा में कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस कर्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्यों कांस्टेंट रहेगा, तो बाहर ले लिया ds2 और S2। अब अगर आप ds2 को कर्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ds2 को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पूरे कर्ड सरफेस को लेना, और पूरा कर्ड सरफेस क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा? तो वो होगा आपके पास फाई E इंटू सिलेंडर कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ एच लेना, यहाँ एल लेना है, तो 2 पाई आर एल ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक? ठीक है, लेकिन अब समझिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट मालूम होता है ना कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जितना भी चार्ज है उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब ये जो हमने फ्लक्स निकाला फाई की वैल्यू और ये दोनों इक्वल होंगी, तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड। तो देखिए यहाँ पर इधर देखेंगे समझेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया दोस्तों? A इंटू 2 पाई आर एल Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इधर आ जाइए लैम्डा ठीक है, की वैल्यू क्या होती है? Q बाई एल, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब लैम्डा अगर Q बाई एल होता है तो Q बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा एल। सो यहाँ पर E इंटू 2 पाई आर एल Q की जगह लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई E इंटू E इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आया? अब यही हम किससे कर रहे थे? कूलॉम्स लॉ सुपरपोजिशन से बहुत टफ आ रहा था, यहाँ पे बहुत इजीली हम इसको कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है नहीं समझ में आए, है ना, एक बार में थोड़ी दिक्कत हो, एक दो बार देखिए, जो बातें बोली जा रही हैं थोड़ा सा उसको समझिए, और अगर कहीं किसी पॉइंट में आपको लग रहा है कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा सर कि ये वाला जो पॉइंट था वो हमको समझ में नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड से ठीक है ना, कर्ड सरफेस पे कांस्टेंट कैसे होगा, मतलब कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और एक बार देखिए, मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें दिए, एक छोटी से छोटी बात को कवर करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे गॉस थ्योरम के नेक्स्ट एप्लीकेशंस के साथ, सीट का और देन उसके बाद स्फेरिकल सेल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।